दोस्तों स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ और बीपीएससी के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, मिलान कराता है, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो उसी की श्रेणी में ये नेक्स्ट वीडियो है। तो उसमें जो है अनुच्छेद हम बात करते हैं अनुच्छेद 76 की। ठीक है, इससे पहले जो है हमने वीडियो सारा अपलोड कर दिया, उसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारा वीडियो रखा हुआ है। तो अनुच्छेद जो 76 है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें प्रावधान किया, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान इसमें किया गया है। तो भारतीय संविधान का एक भाग है जो भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एजी के बारे में बात करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार है, ये आर्टिकल देता है उनको, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य की योग्यता रखते हों। ठीक है, उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हों। ठीक है, उनका कर्तव्य क्या होगा? तो उनका कर्तव्य होगा, महान्यायवादी का जो मुख्य कर्तव्य भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देना। ठीक है, कानूनी कर्तव्यों का पालन करना, जो राष्ट्रपति उनको समय समय पर बताते हैं उनके बारे में वो काम करेंगे। ठीक है, और महान्यायवादी जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति ही उनका पारिश्रमिक है वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति उनका जो पारिश्रमिक, जो उनका वेतन भत्ता है, सब निर्धारित करते, राष्ट्रपति ही करते हैं उसको। संसद में प्रावधान नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बताता है कि महान्यायवादी का जो उनके जो भत्ता है और उनका जो वेतन है वो संसद में लिखा है। तो नहीं भाई, संसद में नहीं लिखा है, राष्ट्रपति तय करते हैं उसको। उनको संसद में भाग लेने का अधिकार है। तो महान्यायवादी संसद की सभी प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते। ठीक है, आप विशेष अधिकार भी उनको प्राप्त है, उन्मुक्तियाँ भी प्राप्त है उनको। महान्यायवादी को संसद के सदस्य के समान ही विशेषाधिकार प्राप्त है उनको, और वो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का। ये 76 में लिखा गया। ठीक है, अगला इसमें है कि अनुच्छेद 79 में क्या है। तो आर्टिकल 79 कहता है संसद के गठन का प्रावधान इसमें करता है, और ये बताता है कि भारत की एक संसद होगी। ठीक है, 79 में। ठीक है, इसमें 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा होगी जिसको राज्य परिषद कहते हैं, एक लोकसभा होगी जो लोगों का सदन कहता है जिसको। तो राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है इसमें, और लोकसभा जो होती है सभी सीधे लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं इसमें। और राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग होगा, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये पूरा बढ़िया से लिखा गया है आर्टिकल 79 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो ये पूरा बात करता है। तो संसद के बारे में बात करता है, 79 इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 80 जो है ये बताता है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होगी। तो राज्यसभा की संरचना के बारे में बताता है ये। ठीक है, अनुच्छेद 80। तो इसमें जो है कि कहता है कि जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी, मैक्सिमम सदस्य जो होंगे इसमें वो 80 होंगे। ठीक है, मैक्सिमम सदस्य 80 हो सकते हैं इसमें, सॉरी 80 करें, 250 हो सकते हैं, 250 आर्टिकल 80 में है तो याद रहा है। तो 250 इसमें मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं, जिसमें कि 12 जो सदस्य हैं, 12 सदस्य जो है मनोनीत होंगे। मनोनीत किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जो 238 सदस्य हैं वो जो है यूटी प्लस स्टेट द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करेंगे वो लोग। ठीक है, विधानमंडलों द्वारा चुने जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इनके सीटों का आवंटन जो है किस अनुसूची में दिया हुआ है, किस भाग में दी हुई है, सीटों का आरक्षण जो है किस भाग में दिया हुआ है। तो अनुसूची में दी है, इसमें कन्फ्यूजन मत रहिएगा, अनुसूची में दी हुई है। तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है 4थी अनुसूची में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही होगा, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है, निर्वाचन जो है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणी मत द्वारा इसको किया जाता है इसमें। तो याद रखिएगा बस जो है अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना बताता है। मैक्सिमम जो होगा 250 सदस्य होंगे, 12 मनोनीत होंगे और जो बाकी 238 हैं उनको चुना जाएगा। ठीक है, ये बात है 280 के बारे में। अनुच्छेद जो है 81 के बारे में है कि लोकसभा की संरचना के बारे में बात करता है। ठीक है, तो लोकसभा की संरचना क्या होगी इसमें? तो इसमें से आप समझ लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल्स। ठीक है, लोगों के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होते हैं इसमें आते हैं। ठीक है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट चुन के आते हैं, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्यसभा में प्रतिनिधियों को चुनते हैं, तो इसलिए इनडायरेक्ट है। तो इसे 81 में लिखा गया कि मैक्सिमम जो संख्या होगी
राज्यसभा में सदस्यों की वो 550 अधिकतम हो सकती है, मैक्स हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो है राज्यों से निर्वाचित सदस्य 530 होंगे, 530 जो होंगे राज्यों से निर्वाचित होंगे, ठीक है। और इसमें केंद्र शासित प्रदेशों से 20 लोग होंगे, तो यूटी से 20 लोग होंगे, राज्यों से कितने होंगे तो 530 हो गए, तो हो गया ना 530 और इतना मिल के हो जाएगा आपका 550, ठीक है। तो इसी में बताया गया है 81 के सब पार्ट भी हैं, 5-6 पार्ट हैं 81 के, तो 81 के उसी में पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताया गया इसमें। तो इसमें बताया गया कि केंद्र शासित जो प्रदेश के सदस्यों को चुनने का तरीका जो है संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होगा। जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुना जाएगा वो संसद कानून बना करेगी, ठीक है। अभी जो है इसमें जो सीटों का आवंटन जो था वो जो था 1971 के जो तहत ही अभी तक किया गया इसमें, ठीक है। 1971 की जनगणना के आधार पे अभी लोकसभा में जो होता है उनकी संरचना बनाई गई है। तो अनुच्छेद जो है 81 याद रखिएगा, लोकसभा की संरचना के बारे में है। अनुच्छेद जो 83 है, 83(1) क्या कहता है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन होगा, इसके बारे में कौन कहता है तो 83(1) कहता है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 84 क्या कहता है, तो संसद सदन की अर्हता क्या होगी, मतलब योग्यता क्या होगी, जो सदन की, तो संसद के सदस्यों की अर्हता क्या होगी, सदन की सदस्य बनने की अर्हता क्या होगी, सदस्य बनने की अर्हता क्या होगी, सदस्य बनने की अर्हता को ध्यान में रखते हुए बताया गया इसमें, ठीक है। तो योग्यताओं के बारे में बताया गया, जो संसद में सदस्य बनेंगे उनकी योग्यता क्या होगी, योग्यता के बारे में बात करता है ये, ठीक है। योग्यता याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला इसमें कि अनुच्छेद 85 क्या है, तो 85 कहता है कि संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में जानकारी हमको मिलती है कि संसद का सत्र कितना होगा। तो उनका कहना है कि 1 साल में या 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। दो जो सत्र में, जैसे कि मान लीजिए कि एक सत्र अभी हुआ, 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता, इनका कहने का मतलब यही है, ठीक है। इसमें बताया नहीं गया कि 3 सत्र होंगे, जैसे कि शीतकालीन सत्र होता है हमारे यहाँ, फिर से मानसून सत्र होता है, उसके बाद में ग्रीष्म सत्र होता है जो बजट सत्र जिसको कहते हैं, ठीक है। तो 3 सत्र के बारे में हम लोग तो लिखा गया है, संविधान में नहीं लिखा गया, संविधान में बस इतना लिखा गया है कि संसद सत्र मतलब 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक गैप नहीं हो सकता, ठीक है। तो संसद सत्र के बारे में सत्रावसान कौन करेगा, तो सत्र का अवसान कौन करता है, विघटन कौन करता है, तो इसके बारे में जो बात की गई है, सत्र को कौन बुलाता है, सत्र आहूत कौन करता है, आहूत मतलब होता है बुलाना, सत्र को राष्ट्रपति बुलाते हैं। इन सब के बारे में जो प्रावधान है आर्टिकल 85 में किया गया है। इसमें लोकसभा का जो विघटन है, विघटन के बारे में बताया गया, तो विघटन तो राष्ट्रपति ही करते हैं, सत्रावसान भी राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सत्रावसान कर सकता है, ठीक है। सत्र राष्ट्रपति ही बुलाता है, सत्रों के बीच का जो अंतर है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, ये बात कही गई है, ठीक है, याद रखिएगा इसका। अगला इसमें कि आर्टिकल 100 में क्या लिखा गया है, ठीक है, अनुच्छेद 100 में क्या प्रावधान किया गया है इसके बारे में बताना है आपको। तो 100 में किया गया कि सदनों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदन की कार्यवाही करने की जो शक्ति और गणपूर्ति, अध्यक्ष का सदन में मत का अधिकार का जो अधिकार नहीं है उनका, ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो है अधिकार नहीं है, मत देने का अधिकार, ऐसे नॉर्मल कंडीशन में उनको मत देने का अधिकार नहीं है 100 के तहत में। कब किस में देने का अधिकार है उनको, तो उनको जो है जब 101 में लिखा गया ये बात 101 की है, तो 100 का जो है आर्टिकल 100 का भाग 1 है, उसमें लिखा गया कि लोकसभा अध्यक्ष का जो अपने निर्णायक मत का प्रयोग करेगा जब बराबरी का समय होगा। तो जब पक्ष और विपक्ष वाले किसी कानून पे, जब साधारण विधेयक पे पक्ष और जो विपक्ष है दोनों का मत बराबर हो जाएगा, तब कौन वोट करेगा, तब जाके वोट करेंगे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष मौजूद तब वोट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, 100 का 1 में ये बात कही गई है, निर्णायक मत के बारे में बात की गई है। मतों की बराबरी में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति का निर्णायक मत देने का अधिकार उनको होगा, इस तरह से उनका अधिकार नहीं है। गणपूर्ति के बारे में बताया गया है कि संसद के किसी भी सदन की बैठक जो है आवश्यक गणपूर्ति के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगा। तो गणपूर्ति जो ये लिखा गया है इसका 10वां भाग होगा, बट 10वां भाग जब तक नहीं रहेगा तब तक संसद सदन जो है चलेगा नहीं, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो 100 और 101 समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो 100 में सदनों के मतदान, रिक्तियों के बावजूद सदन की कार्यवाही, शक्ति, गणपूर्ति एक लिखा गया है। 101 100
सब भाग 1 में लिखा गया है, अध्यक्ष का सदन में मत अध्यक्ष जो है सदन में मत नहीं दे सकता, ओनली निर्णायक मत दे सकता है, ठीक है, बराबरी कंडीशन में, ठीक है। तो ये बात पूरा लिखा गया है। अगला अनुच्छेद 108 में क्या लिखा गया था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से आता है, बार बार एग्जाम में पूछा, यूपीएससी में कई बार पूछ चुका है इसको। तो अनुच्छेद 108 में क्या लिखा गया भाई, तो अनुच्छेद 108 में लिखा गया है, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो पूछा संयुक्त बैठक का प्रावधान कब है, कुछ दशाओं में संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है 108 में है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। कब संयुक्त बैठक होती है, तो साधारण विधेयक पे संयुक्त बैठक होती है। साधारण विधेयक पे जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल के किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, या दोनों का वोट उस समय बराबर हो जाता है दोनों कंडीशन में, या फिर एक किसी प्रॉपर निर्णय पर नहीं आ पाते हैं, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, ठीक है। और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और इसमें जो वोटिंग होती है वो साधारण बहुमत द्वारा ही इसमें चुना जाता है। जब दोनों संयुक्त बैठक होगी तो उसमें साधारण बहुमत से कोई विधेयक पास हो जाता है, ठीक है। तो धन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। संविधान संशोधन विधेयक पे कभी भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। वित्त विधेयक पे कभी कभी जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। तो सभी, एक बात और याद रखिएगा कि वित्त विधेयक पे भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है विशेष समय में, ठीक है। और अनुच्छेद जो है 110 में क्या, अनुच्छेद 109 में क्या लिखा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछ चुका है इसको, यूपीएससी तो इसको कई बार पूछा है। तो 109 में है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का जो प्रावधान किया गया है 109 में लिखा गया है, याद रखिएगा। और धन विधेयक की जो परिभाषा है वो 110 में है। तो धन विधेयक दो अनुच्छेद में है, 109 में भी है और 110 में भी है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, कहीं एग्जाम में कई बार पूछा है, यूपीएससी ने कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग कि कहाँ है। तो 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताई गई है और 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। और एक और बात याद रखिएगा कि सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। तो सभी धन विधेयक होंगे, वित्त विधेयक हो सकते हैं, वित्त विधेयक होंगे, ठीक है। मगर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे, धन विधेयक नहीं होंगे, याद रखिएगा। सभी जो वित्त विधेयक होते हैं धन विधेयक नहीं होते हैं, मगर सभी धन विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। इस बात को कहीं गांठ बांध के रख लीजिए। तो 109 में भी धन विधेयक के बारे में प्रावधान किया गया है, 110 में भी धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 112 में क्या लिखा गया है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की गई है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात की है। बजट का सीधे जो है जिक्र जो है हमारे संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं, बजट शब्द का यूज ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस उसमें लिखा गया है कि जो है सरकार जो है अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी, इस बात को याद रखिएगा। 112 में लिखा गया है ये, ठीक है। अनुच्छेद जो है 117 में क्या लिखा गया है, तो वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। तो कितने प्रकार के वित्त विधेयक होते हैं बताइए, ठीक है। तो 2 प्रकार के वित्त विधेयक इसमें हैं। तो अनुच्छेद 117 के तहत जो है वित्तीय विधेयक को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी में वैसे विधेयक शामिल होंगे जिसमें धन विधेयक अनुच्छेद 110 के प्रावधान इसमें शामिल होगा, वो होगा। और दूसरा जो श्रेणी में विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो जो है भारत की संचित निधि से व्यय का प्रावधान करते हैं, ठीक है। तो एक जो होता है इसमें वित्तीय विधेयक 117 में वो कि धन विधेयक से जुड़ा होता है 110 के आर्टिकल 110 के, और दूसरा जो होता है भारत की संचित निधि से जुड़ा होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश करनी होती है। तो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही वित्त विधेयक जो होता है पेश होता है, ठीक है। तो 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा जो धन विधेयक से अलग होता है, ठीक है। वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है जो धन विधेयक से अलग होता है, और धन विधेयक केवल संसद के निचले सदन या लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि वित्तीय विधेयक जो है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस बात को याद रखिएगा, वित्त विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, महत्वपूर्ण बात है ये। और मगर धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित हो सकता है, पेश किया जा सकता है, याद रखिएगा इसको। और वित्त विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। तो धन विधेयक जो प्रस्तुत होता है 109 में 110 में जो धन विधेयक लिखा गया था, जब प्रस्तुत होता है तो प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश से पूछना पड़ता है उनसे, ये बात याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, ठीक है। तो सदन में जो वित्त विधेयक होते हैं 3 प्रकार के वित्त विधेयक पेश किए जाते हैं। संसद में 3 तरह के वित्त विधेयक होते हैं, यानी धन विधेयक, ठीक है, वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 और वित्तीय विधेयक श्रेणी 2, ठीक है। तो याद रखिए धन विधेयक एक होता है,
और एक होता है वित्तीय विधेयक श्रेणी 1 और एक वित्तीय विधेयक श्रेणी 2 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो वित्तीय विधेयक एक व्यापक प्रकार का विधेयक होता है जिसमें धन से संबंधित प्रावधानों के साथ साथ अन्य वित्तीय मामलों के बारे में भी प्रावधान हो सकता है इसमें। ठीक है, मगर जो धन विधेयक होता है एक विशिष्ट प्रकार का वित्तीय विधेयक होता है जिसमें केवल धन संबंधी प्रावधान होता है, जैसे कि कराधान हो गया, सरकारी उधार हो गया, व्यय हो गया, ये सब शामिल होता है इसमें। मगर जो वित्तीय विधेयक होता है इसमें इन सबों के अलावा भी वित्तीय प्रावधान इसमें किया जा सकता है, वित्तीय संबंधी प्रावधान इसमें होता है 117 में। ठीक है, 3 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक धन विधेयक होता है, एक जो होता है वित्तीय विधेयक 1 होता है, श्रेणी 1 होता है, एक वित्तीय विधेयक श्रेणी 2 होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वित्त विधेयक के बारे में पूरा हो गया, समझ लीजिए। वित्त विधेयक को भी सदन किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ये बात भी गांठ बांध लीजिएगा। जो वित्त विधेयक 1 और वित्त विधेयक 2 है, श्रेणी 1 श्रेणी 2 117 में, उसको हम किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में पेश किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। अगला है अनुच्छेद जो है 122 में क्या लिखा गया था। अनुच्छेद 122 में लिखा गया कि न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्यवाही की जाँच किया जाना से मना किया गया है इसमें। ठीक है, तो अनुच्छेद 122 में क्या लिखा है कि संसद किसी भी कार्रवाई की वैधता को प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो संसद की कार्रवाई का न्यायपालिका में या न्यायालय में कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, इसमें ये बात की गई है। न्यायालयों द्वारा संसदीय कार्रवाई की जाँच न किया जाना इसमें संभव है, शामिल है। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत इसी में काम करता है। यहीं पर स्पष्ट रूप से शक्तियों का पृथक्करण किया गया आर्टिकल 122 में। यह अनुच्छेद विधायकी और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का पृथक्करण को स्पष्ट करता है, जो कि अनुच्छेद 50 में दिया गया है, शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, प्रक्रिया जो है किसी भी उसका नहीं होगा। 122 में लिखा गया न्यायालयों को मना किया गया संसदीय हस्तक्षेप के लिए। अनुच्छेद 123 में है कि संसद के विश्रामित काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में होगी। तो 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण आर्टिकल थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, फायदा हो आपको, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई साहब।